हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारे फरवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटी की सेकंड पार्ट देखने वाले। कल आपकी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गई थी। कुछ क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो प्रीवियस लेसन देखने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस और प्रीवियस मंथ की क्विज को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। ओके, सो 2-3 दिन और है, फिर ये मैगजीन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग मार्च मंथ का भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए तो इतनी ही इंट्रोडक्शन है। चलिए आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये जो कानून है, यहाँ पे पार्टी को अलाउ किया जाता है कि वो दूसरे पार्टी के साथ जाके मर्ज हो सकते हैं अगर एटलीस्ट 1/3 उनके लेजिस्लेटर जो है इस तरीके के मर्जर के फेवर में है। सेकेंड है कि ये जो कानून है ना, ये स्पेसिफाई नहीं करता है टाइम पीरियड, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये टाइम पीरियड एक स्पेसिफाइड नहीं है कि वो डिस्क्वालिफिकेशंस जो प्ली है उसको कितने दिन में वो डिसाइड करेंगे। थर्ड है कि कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं, बट जब यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो डिसाइड कर चुके होंगे डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि प्रॉब्लम इसी चीज़ से निकल कर आया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ऐसा कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है कि वो कितने दिनों में या कितने महीने में जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का रिजल्ट यहाँ पे सुनाएंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम होता है। तो सेकेंड बिल्कुल ही करेक्ट है। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा इस मैटर पे बात कर लिया जाएगा तभी यहाँ पे कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेजिस्लेटर जो है वो यहाँ पे पार्टी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क के बिना कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखिए, दोनों तरीके से आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है जिसमें कि अगर मेंबर अपने पार्टी को चेंज करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि वो अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, अगर वो अपने पार्टी का बात नहीं मानते, अपने पार्टी के डिसीजंस के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हो कि एक कानून है जिसके तहत ये पार्टी को अलाउ किया गया है कि वो दूसरे पार्टी में मर्ज करे, तो 1/3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2/3 होना चाहिए। जैसे कि एक पार्टी है, अगर उसमें से 2/3 मेंबर अगर निकल के दूसरे पार्टी में जाके मिल रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को भी आपका जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बात ही नहीं रह गई। एक पार्टी तो अपने आप ही यहाँ पे टूट गई, कुछ बचे ही हुए लोग हैं, मैक्सिमम तो यहाँ से दूसरे पार्टी में चले गए हैं, तो फिर इसमें आपका डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रिविलेजेस मोशन से है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, ये कुछ सर्टेन टाइप की राइट होती है, इम्यूनिटीज़ होती है, छुटकारा होता है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली या कलेक्टिवली वो जो है इंजॉय करते हैं, जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज़, अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली वो डिस्चार्ज कर सके। सेकेंड है कि एक नोटिस यहाँ पे मूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोशन, वो भी किसी भी मेंबर के द्वारा किसी भी हाउस में, अगर उनको लगता है कि कोई भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है, यानी कि गिल्टी है, यानी कि वो यहाँ पे हनन किए। थर्ड है कि जो लीडर ऑफ द हाउस है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होते हैं प्रिविलेज मोशन के। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगेन इससे पता चल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड में हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेकंड तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट्री यहाँ पे प्रिविलेजेस का मतलब ही क्या होता है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे किसी तरीके का राइट दिया गया है, स्पेशल छूट दिया गया है, और ये इंडिविजुअली दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग मेंबर को इंडिविजुअली दिया जाता है और कलेक्टिवली दिया जाता है, एक साथ भी दिया जाता है। लेकिन ये जो आपके लीडर ऑफ हाउस है ना, ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी नहीं होते, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो प्रिविलेजेस मोशन है इस पे सबसे पहला डिसीजन जो दिया जाता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का दिया जाता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये तो समझ के हम लोग कि दो तरीके की होती है, एक इंडिविजुअली और कलेक्टिवली होती है। एक नोटिस यहाँ पे आपका मोशन के द्वारा जो फॉर्म किया जाता है, किसी भी मेंबर के द्वारा किया जा सकता है और किसी भी हाउस में हो सकता है, और हर एक हाउस को यहाँ पे क्लेम करना है कि राइट टू पनिश है, यानी कि कंटेम्प्ट अगर हुआ है तो उसमें राइट टू पनिश करना है, यानी कि किसी भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अगर ब्रीच किया गया है प्रिविलेजेस को, तो उनके लिए यहाँ पे जो है वोट वगैरह देना है। तो स्पीकर और जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी है प्रिविलेजेस मोशन के, इस
स्पीकर और जो चेयरमैन है वो डिसाइड करते हैं प्रिविलेजेस मोशन के अपने आप में, फिर यहाँ पे वो रेफर करते हैं प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को। ओके, सो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि जो मेंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी के जो मेंबर है ना, उनको यहाँ पे जो रिजर्वेशन क्लेम किया जा रहा है जब वो यहाँ प्रमोशन में, यानी कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन क्लेम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना ये उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। सेकेंड है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4)(a) क्लॉज जो कि हमारे संविधान में है, कोई भी रिजर्वेशन ऑफ सीट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पर्सन के लिए है प्रमोशन में, ये जो है ना फंडामेंटल टेनेंट ऑफ इक्वालिटी को वायलेट नहीं करेगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो करेक्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि यही चीज़ों पे बवाल ही हुआ था, यही चीज़ों पे बात ही हो रही थी, और हम लोग भी देखे प्रमोशन इन रिजर्वेशन और रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो इसलिए यही बात किया गया और सरकार के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया, क्योंकि बार बार जो है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वो डिमांड करते हैं कि उनको रिजर्वेशन चाहिए प्रमोशन में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर ये नहीं दिया जा रहा है, यानी कि रिजर्वेशन अगर प्रमोशन में नहीं दिया जा रहा है, तो इट डजेंट मीन कि ये आपका फंडामेंटल राइट्स का कहीं वॉयलेशन हो रहा है। ओके, और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ये भी अगेन आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 16(4)(a) हमारे संविधान का है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी रिजर्वेशन ऑफ सीट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पर्सन्स के लिए प्रमोशंस में है, तो ये ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल जो टीनेंट है इक्वालिटी का, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल टीनेंट है, फंडामेंटल बात करते हैं कि सारे लोग यहाँ पे इक्वल है, ये वायलेट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अपने आप में, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यस, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक आपको देखने को मिलेगा कि वन लॉ होना चाहिए पूरे इंटायर कंट्री में, और ये सारे रिलीजियस कम्युनिटी को एप्लीकेबल होना चाहिए, वो भी पर्सनल मैटर में, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन में। सेकेंड है कि आर्टिकल 44 है हमारे संविधान का, जिसमें ये कहा गया है कि ये ऑब्लिगेशन होना चाहिए स्टेट के लिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है सिक्योर कर सके सिटीजन्स के लिए, और वो भी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी में, उसमें भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऐसा ये माना जाता है कि एक ही कोड होना चाहिए, एक ही कोड होना चाहिए पूरे ऑल ओवर द कंट्री में, जिसमें कि आपका जो भी यहाँ पे मैटर है पर्सनल मैटर को देखा जाएगा, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। आर्टिकल 44 है, बिल्कुल करेक्ट है, ये आर्टिकल 44 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट ये है ना कि स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टेट को कमेटी करना है, स्टेट कहीं लीगली बाउंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट के ऊपर जो है ना, ये कहा जा रहा है, स्टेट ऐसा है कि स्टेट के पास इस तरीके का प्रोविज़न है कि वो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं, और अपने पूरे टेरिटरी में, यानी कि अपने स्टेट में अपने सिटीजन्स को जो है ना इस तरीके का यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो गई। ओके, बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है मैंडेमस से रिलेटेड एक रिट्स है, 5 रिट्स है टोटल आर्टिकल 32 के तहत। तो एक मैंडेमस है, इसके बारे में देखेंगे कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनके द्वारा ये आपका रिट्स दिया जाता है, वो भी आर्टिकल 32 के तहत हमारे संविधान में। सेकेंड है कि जो रिट है मैंडेमस का, ये इशू नहीं किया जा सकता अनलेस जो लीगल ड्यूटी है किसी भी पब्लिक लेक्चर का, और जिनके परफॉर्मेंस और जो एप्लीकेंट ऑफ रिट है ना, उनके पास लीगल राइट है। थर्ड है कि ये मैंडेमस जो है ना, ये हम लोग प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में ग्रांट नहीं कर सकते। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा, इंडिया में देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो यहाँ पे रिट इशू करते हैं, ये दोनों का हक दूसरे दूसरे आर्टिकल में। सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे रिट इशू करते हैं वो आर्टिकल 32 के तहत करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी यही रिट इशू करते हैं जो कि यहाँ पे 226 आर्टिकल के तहत करते हैं। यहाँ पे दोनों जो है आर्टिकल 32 के तहत नहीं करते, दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। थर्ड भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि मैंडेमस जो है ना, वो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं इशू किया जा सकता है। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। कमांड कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी जो है एक दूसरे को कमांड कर रहे हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो हमारा सी हो गया। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मैंडेमस का लिटरली मीनिंग है वी कमांड, और ये इशू किया जाता है किसी भी लोग को, किसी भी बॉडी को। तो यहाँ पे रिट ऑफ जो मैंडेमस है ना, ये कुछ एक्टिविटी डिमांड किया जाता है, यानी कि अगर आगे वाले लोग जो है यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उनको करने के लिए फोर्स किया जाता है, और वी कमांड ऐसा कहा जाता है कि मैं आपको कमांड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ पर्सन है, बॉडी है, जो कि इस तरीके का पब्लिक और क्वासी पब्लिक जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें, और जब वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर दे, तो यहाँ पे कोई और जो एडिक्वेट लीगल रेमेडी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उनको ये परफॉर्मेंस करना
करना होगा, यानी कि यहाँ पे काम करना होगा। अगर वो अपने काम से को करने से मना कर रहे हैं और उसका अल्टरनेटिव भी नहीं है तो फिर इनको काम करना होगा। और जो ये रिट है आपका, ये इशू नहीं किया जा सकता जब तक ये लीगल ड्यूटी किसी की भी बनी हुई है। और कभी भी ये पब्लिक ऑफिसर और जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके का काम करते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट, जो लोगों का फंडामेंटल राइट होता है ना, वो यहाँ पे वायलेट होता है। तो कोर्ट जो है फिर यहाँ पे रीट ऑफ मैंडेमस यहाँ पे इशू करते हैं इस तरीके के अथॉरिटी के अगेंस्ट में, कि वो ज़बरदस्ती लोगों से काम नहीं करा सकते, वो लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इंक्रोच नहीं कर सकते। ओके। और ये जो रिट है ये आपका जो है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट भी आपका इशू नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है इनके भी अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता। और ये आपका जो मेंशन है ये आर्टिकल 361 के अंदर मेंशन है। ओके। तो जो भी आर्टिकल आपकी न्यूज़ में रहती है मेक श्योर कि आप उसको मगअप कर लो, किसी भी तरीके से याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बस इसी से बनता है। क्योंकि आप लोग देखो कि हमारे संविधान में 444 से भी ज़्यादा आर्टिकल है। सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स, इतना तो ज़रूरी नहीं है और इतना पॉसिबल भी नहीं है। समहाउ समवेयर यू विल फॉरगेट। ओके। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि जो टॉपिक करंट में होते हैं, जो हम लोग विजन आइज के मंथली मैगजीन में डिस्कस करते हैं, दैट्स आर्टिकल्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ओके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। टोटल क्वेश्चन कितने हुए मैं तो काउंट भी नहीं की, तो आप लोग काउंट करके टोटल अपने ही बता दीजिए कि आपके कितने में से कितने आए। ओके। मैं अभी काउंट नहीं की, मैं तो यहाँ पे सॉल्व करने में ही रह गई। सो कोई नहीं, चलिए अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।